बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, सेकंड क्लास का सेकंड चैप्टर। ओके, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसका आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। ओके, वर्ण चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण और वर्ण विचार, जिसके हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको वर्ण विचार सही से पूरी तरह से एक्सप्लेन करके समझना है तो आप इसे एक बार हमारी फर्स्ट क्लास का सेकंड चैप्टर भी खोलकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं अब वर्ण और विचार सेकंड क्लास। ध्यान से पढ़िए। ठीक है, वर्ण विचार परिभाषा पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं वर्ण की परिभाषा की। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, इसे वर्ण भी कहते हैं। जो हमारी भाषा की सबसे छोटी जो इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इन्हें ध्वनि को हम वर्ण भी कहा जाता है। ओके, हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। हिंदी की जो हमारी वर्णमाला है उसमें कुल हमारे कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण हैं। इसका प्रयोग देवनागरी लिपि में भी किया जाता है। मतलब जो हमारे हिंदी हमारी जो वर्णमाला है जिसमें कुल 48 वर्ण है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? किस में किया जाता है? जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि पता है हमारी? पता है ना हमारी लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। ठीक है, कि वर्ण के भेद क्या हैं और वर्ण कितने भेदों में? ओके, वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। पहले हम इसे सही से एक्सप्लेन करेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ओके, पढ़ते हैं पहले हम स्वर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वे ध्वनि होती है जिनका उच्चारण करने में सांस की हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है और उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब ये वो ध्वनि है जिनके उच्चारण में करने में सांस के हवा बिना, मतलब कोई सांस की हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है ध्वनि। इसे हम सही से उच्चारण कर सकते हैं बिना सांस, उसके हवा के बिना रुकावट के, है ना, उसे हम एकदम बोल सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बाहर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे आ। ठीक है, बिना रुकावट के, कहीं हम रुके तो नहीं, एकदम हवा बिना रुके तो नहीं, आ। ठीक है, निकल गई हमारी, तो इसे क्या बोलते हैं हम? स्वर। ठीक है, जो हमारी जिनका उच्चारण करने में हमें कोई भी रुकावट नहीं होती। ठीक है, सांस की हवा बिना, ठीक है, जो रुकावट नहीं होती उसे हम वो बाहर आ जाती है, हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर समझ में आ गया? स्वर ये रहे आ ई उ ओ ए ओ। ठीक है, ये हमारे क्या है? स्वर। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या बताया गया? हिंदी में जो प्रयोग किए जाने वाले जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब वो हम देखते हैं कि वो 2 प्रकार क्या हैं। ठीक है, कि कैसे हैं? हर्षीय स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर। ठीक है, ये हर्ष स्वर है। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। इनके उच्चारण जो होते हैं वो बहुत कम समय लगता है उसमें, और इनकी संख्या बहुत कम है। आ ई उ री, ये हमारी हर्षीय स्वर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे हर्षीय स्वर है। ठीक है, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जो हम जल्दी से बोल देते हैं, इन उच्चारों में बहुत कम समय लगता है, और इनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 4 है। समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं सेकंड दीर्घ स्वर। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब ये देखते हैं कि दीर्घ स्वर में कितना उच्चारण लगता है। इनका उच्चारण करते समय हर्षीय स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। मतलब इनका उच्चारण करते समय हर्षीय जो स्वर जो होते हैं हमारे, उनकी अपेक्षा से दुगना समय, जितना उसमें हमारे हर्षीय स्वर में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, और हमारे वो दीर्घ स्वर में उससे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, हर्षीय स्वर की अपेक्षा से बहुत दुगना समय लगता है, मतलब उसकी अपेक्षा से कुछ ज़्यादा ही समय लगता है। किसमें? दीर्घ स्वर। ठीक है, समय लगता है, और इनकी संख्या कितनी है? 7 कैसे? देखिए नीचे लिखा हुआ है आ ई उ ए ओ। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब आपको समझ में आ गया हमारे स्वर कितने प्रकार के? 2, और ये बिगड़ उच्चारण के, बिना सांस हवा बिना के रुकावट के हम इनको बाहर आती है, इन्हें स्वर कहते हैं। और इनकी हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले स्वर 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? एक हर्षीय स्वर और एक दीर्घ स्वर। ठीक है, हर्षीय स्वर भी की संख्या कितनी है? 4।
दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, आगे समझ में। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्राएं। ठीक है, आ को छोड़कर स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तब केवल उनकी मात्रा को ही प्रयोग किया जाता है। मतलब आ को सिर्फ आ से, ये आ जो है इसको छोड़कर स्वर जब व्यंजनों के साथ मिल जाता है, जब स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं, उनके साथ मिल जाता है तो किसी शब्द का निर्माण करने के लिए, ठीक है, निर्माण करते हैं तब केवल उनकी मात्राओं का ही प्रयोग आता है। मतलब जो स्वर जो मिल जाते हैं व्यंजनों में, ठीक है, तो किसी साथ मिलकर किसी शब्द का जब निर्माण बनता है तो उसमें केवल मात्राओं का ही प्रयोग होता है। स्वरों की मात्रा आगे दी गई है और हमें स्वरों की मात्रा की गई आगे दी गई है। आगे मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे इनकी मात्राओं का प्रयोग होता है। देखिए ये चार्ट बिल्कुल दिखा रखा है, पिक्चर दिखा रखी है। ये स्वर है, ये मात्राएं, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये शब्द है, ये प्रयोग है। ठीक है, कैसे इन स्वरों को, मात्राओं को, व्यंजन को, शब्दों को, स्वरों को मिला के कैसे प्रयोग किया गया है। ओके, अब मैं समझाऊंगी। ये हमारे स्वर आ, ये हमारी आ की मात्रा, ये मात्रा है। ठीक है, हमेशा ये का है, ठीक है, ये आ है, ये का है शब्द, तो ये है। तो अब सुनिए, अब हमें इसको मिलाना है प्रयोग में। तो तो आ की तो मात्रा आ गई, का पे तो का हो गया, ठीक है, और फिर इसकी आ की मात्रा आ गई। ठीक है, तो अब हम इसको मिलाएंगे प्रयोग में। देखिए आ को मिला के स्वर आ गए तो हम क्या मिलाएंगे? ला, कल, क ला कल, तो ये मात्रा का प्रयोग हो गया कल। ठीक है, जैसे कि आ और का। ठीक है, अब आ गया, इसमें दो मात्रा का प्रयोग हो रहा है, का और आ। तो अगर है ना, यहाँ पे देखिए आ, फिर यहाँ पे एक और गया डंडा। ठीक है, यहाँ पे पूरा आ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? काल। तो यहाँ पे देखिए बड़े आ की मात्रा की आवाज़ आ रही ना, काल। ठीक है, अब आ गई छोटी सी इमली की मात्रा, तो ऐसी ये रहा ई। ठीक है, ई, फिर का, फिर ई, फिर का। तो यहाँ पे क्या है? की। तो की से क्या बनता है? ऐसे प्रयोग में तो बहुत सारे शब्द आते हैं पर हम आसान शब्द ले रहे हैं, जैसे कल, काल। की से अब क्या हो गया? किताब। तो इसमें ई की और आ की दोनों मात्रा आ रही हैं। देखिए किताब। ठीक है, अब बड़ी की मात्रा ले लीजिए, पा। ठीक है, ई, तो यहाँ हो गया पी, ई, पी, पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हमारी, कौन सी बताइए, कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? बड़ी ई की, तो यहाँ क्या हो गया? पीपल। ऐसे ही ये सारे शब्द हैं। ठीक है, जैसे ओ। ठीक है, ये ओ की मात्रा है हमारी, तो यहाँ क्या हो गया? पुल। ठीक है, फूल, निरिप, सेब, बेल, तोता, नौकर, ये हमारे शब्द सब स्वरों की मात्राओं के, स्वरों की मात्राएं हैं। ठीक है, सारी हमें, अगर आपने छोटे से अनार का कायदा पढ़ा है उसमें भी आपको मात्राओं के बारे में समझाया गया है ना, सही से ढंग से। ठीक है, और आपने वो कायदा पढ़ा होगा तो आप सबको कितनी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और उसको, उन कायदों में इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था? देखिए, आ को छोड़कर स्वर जब व्यंजनों के साथ जब मैंने बताया था ना, आ को छोड़कर जब स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तब केवल उनकी मात्राओं का ही प्रयोग होता है। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं ना, जब किसी शब्द का निर्माण होता है हमारे, तो केवल स्वरों का सिर्फ मात्राओं का ही प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। और स्वरों की मात्राएं आगे दी गई हैं। ठीक है, ये रही स्वरों की मात्राएं। ठीक है, तो इसमें अगर, ठीक है, आगे समझ में, इसमें हमने स्वरों का प्रयोग, स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया गया। प्रयोग करने के बाद हमारे ये प्रयोग शब्द बने। ठीक है, शब्द ऐसी तो बनते हैं जब मात्राओं का प्रयोग करेंगे, कल, काल, किताब, तो हमारे ये क्या हो गए? शब्द। ठीक है, प्रयोग में आ गए। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ गया? इनके अतिरिक्त कुछ अन्य मात्राओं का प्रयोग भी हिंदी में होता है। इनके अतिरिक्त जो कुछ अन्य जो मात्राओं का प्रयोग क्या होता है? हिंदी में भी होता है। उदाहरण के लिए आ का उच्चारण और आ और ओ के माध्य किसी की ध्वनि से होता है, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी आदि शब्दों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या समझा रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से डिफाइन करके। इनके जो अतिरिक्त कुछ अन्य जो मात्राएं होती हैं, जैसे चंद्र बिंदु की मात्रा। ठीक है, आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट चैप्टर आप देखिए, फर्स्ट क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ना, उसमें आपको सही से समझाएगा, डिफाइन करेगा। चंद्र बिंदु की मात्रा होती है, ठीक है, वो अंक की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है। ठीक है, जो कुछ अन्य मात्राएं ऐसी
कुछ अन्य मात्राएं जो हमारे हिंदी में प्रयोग में आती हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य मात्राएं भी ऐसी होती हैं जो हिंदी का प्रयोग में आती हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको जैसे कि आ का उच्चारण, आ और ओ के माध्य की जो बीच की माध्य मतलब बीच ही तो होता है कि जो ध्वनि होती हैं से ध्वनि होता है। जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर में देखो चंद्र आ रही है ना, बिंदी आ रही है ना, चंद्र सब आ रहा है, कॉलेज में भी आ रहा है, देखो कॉपी में भी आ रहा है। ऐसे बहुत से, जैसे आँख भी हो गया, देखिए आँख हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे जो हमें प्रयोग में किए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? अब हम आगे पढ़ते हैं आयु गवाह, ठीक है। देखिए अब मैं आगे से समझाती हूँ आपको। आयु गवाह मैंने अनुशासिक बता दिया आपको, हम आयु गवाह बताने जा रहे थे। आयु गवाह, हाँ, इसमें हाँ की मात्रा आ रही है, ठीक है। आपको पता है अंग के बिंदु में कैसे कहते हैं हम अंग, जैसे अंग से अंगूर, तो यहाँ बिंदी का मात्रा आ रही है ना, ठीक है, आ रही है ना, देखिए ऐसी अंग। तो जैसे ये रहा, बड़े अंग खाली बोलते हैं ना हम इसे, तो ये इसमें हम हा का प्रयोग करते हैं। देखिए अंग और अंग भी हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले वर्ण हैं। इन्हें तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन। देखिए इन्हें ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन क्या कहा जाता है। किन्हें? अंग और अन को, ठीक है। बड़े छोटे से कहते नहीं, छोटे से अंगूर बड़ा अंग खाली पढ़ते हैं ना हम ऐसे। और ये हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले वर्ण ही हैं, पर इन्हें हम ना स्वर कहते हैं ना ही व्यंजन कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक हम उसे बोलते हैं जब हम चंद्र बिंदु का जब हम कोई प्रयोग करते हैं, ठीक है, अनुनासिक उसे कहा जाता है। इसे मुख मतलब मुंह हमारा, और नाक, ठीक है, नोज से बोला जाता है। मतलब अनुनासिक को हम मुंह से या नाक से बोला जाता है। जैसे पाँच, देखिए उसे हमारी नाक से भी, हमारी नाक भी यूज़ हो रही है और हमारा मुख भी, ठीक है। पाँच, आँख, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम मुंह और नाक से दोनों से बोले जाते हैं, अनुनासिक, ठीक है, आदि, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं अनुस्वार, ठीक है। इसमें व्यंजन के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है। इसमें क्या होता है अनुस्वार में, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, इसमें जैसे अंशंगुर आयु गवाह में बिंदु के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये अनुस्वार है। ऐसी अनुस्वार में हम इसे व्यंजन के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, जैसे रंग, झंडा, भंग, संग, बंद आदि। आपको पता है कि हम अनुस्वार का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें कोई जैसे कि अब हमें कुछ लिखना है, उसमें हम मान लीजिए आपको लिखना है गंगा, ठीक है। गंगा में देखिए, गंगा में ग भी आ रहा है, मात्रा भी आ रही है और बिंदी की और अनुस्वार भी आ रहा है, तो हम अनुस्वार को ऊपर लगाते हैं हमेशा। तो ये लिखा है ना, इसमें व्यंजन के ऊपर, इसमें खाली व्यंजन में ही केवल ऊपर ही बिंदु लगाया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया रंग, झंडा, भंग, संग, बंद आदि। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम व्यंजन के ऊपर केवल बिंदु लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं व्यंजन, ठीक है। व्यंजन को सबसे खुलकर, जिन शब्दों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन शब्दों के उच्चारण में स्वरों की जो सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया। जो हमारे शब्द होते हैं, उच्चारण मतलब होता है कि हम किसी शब्द को सही से उसका उच्चारण कर रहे हैं, मतलब उस शब्द को हम सही प्रयोग कर रहे हैं। उस उच्चारण में स्वरों की हमेशा सहायता ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हम उसे कहते हैं जिसमें हम स्वरों की सहायता ली जाती है, ठीक है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा को विभिन्न स्थानों पर रोकना पड़ता है। देखिए इनके जो उच्चारण होते हैं, हमारे जो हम उच्चारण करते हैं व्यंजन को, उनको क्या करते हैं हम? इनके उच्चारण में जो फेफड़ों से आने वाली जो हमारी हवा होती है, विभिन्न स्थानों पर रोकना पड़ता है हमें, जिसे हम इसे रोक कर बोलते हैं। जो हमारे फेफड़े होते हैं, अब अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम अपने अंदर से ही तो बोल रहे हैं, उसको हम आराम से रुक कर हम उससे बोलते हैं और विभिन्न स्थानों पर रुकना पड़ता है। जैसे कि क रुक गए हम, ख, ग आदि, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसे हमें स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए जिन शब्दों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा को विभिन्न स्थानों पर रोकना पड़ता है, जैसे क, ख, ग आदि, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, समझ में आ गया। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं।
हमारी जो हिंदी की जो वर्णमाला होते हैं, वर्णमाला हमारे व्यंजन मतलब उसमें कितने व्यंजन होते हैं? कुल 33 व्यंजन होते हैं। समझ में आ गया आपको? कितने व्यंजन होते हैं? 33। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के भेद। देखिए व्यंजन के भेद, अब हम आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको बता देना हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों के भेद। का से लेकर हा तक, ठीक है, का से लेकर हा तक 33 व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद किए गए। मतलब आपको पता है ना व्यंजन 33 है हमारे, तो का से लेकर जो हा है हमारा वो तक 33 व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद किए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, मतलब है स्तद व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है, उष्म व्यंजन, ये हमारे 3 व्यंजनों के भेद हैं जिसे हम पूरी तरह से अब एक्सप्लेन करेंगे। ओके क्लास, पर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न, मतलब इनके जो जिनका हम उच्चारण करते हैं स्पर्श व्यंजन, तो हमारा जीभ मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श करती है। इन व्यंजनों की संख्या 25 संख्या होती है। क से म तक 25 व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। अब मैं आपको इसे सही से डिफाइन करती हूँ। स्पर्श व्यंजन में इसका ये मतलब है, जो हम इस स्पर्श व्यंजन में ये है कि हम जो शब्द का उच्चारण करते हैं उसे हम जीभ और मुख, मतलब मुंह और जीभ का दोनों का प्रयोग होता है। और हमारी जो जीभ होती है वो हमारी मुंह को, हमारी जो जीभ है वो हमारे स्पर्श मतलब उच्चारण, मतलब जीभ और मुख हमारे एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। अवयवों का मतलब है कि वो एक दूसरे को छू लेती हैं, मतलब बोलते समय इसको ये पूरी तरह से स्पर्श कर लेती हैं। ठीक है, इन व्यंजनों की संख्या क्या होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ठीक है, दिखा ना, स्पर्श व्यंजन इनके उच्चारण में जीभ और मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है। मतलब जो हमारी जीभ और मुख है वो अवयव, मतलब इन दोनों को स्पर्श कर ले, मतलब छू लेती है। स्पर्श का मतलब होता है ना, किसी चीज़ को हमने स्पर्श छू लिया तो वो एक दूसरे को छू लेती है। ठीक है, और इन व्यंजनों की संख्या सिर्फ 25 होती है। क्या होती है इन व्यंजनों की संख्या? 25। क से माँ तक 25 व्यंजन होते हैं, और का से माँ तक क्या होते हैं? 25 व्यंजन। मैंने आपको बताता नहीं इनकी संख्या 25 होती है, तो 25 व्यंजन होते हैं। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें कौन से वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्ग में बांटा गया। वो कैसे, हम आगे पढ़ते हैं। देखिए पहले तो देखिए 25, क ख ग घ ड़ च छ ज झ अ य ट ठ ढ ढ़ ळ त थ द ध न प फ ब भ म ड ढ़। तो ये हमारे कितने? पूरे 25। ठीक है, काउंट करें आपने? चलिए काउंट करिए एक बार, आप कर लिए काउंट? कितने? 25। और इनके अब देखिए हम आगे क्या पढ़ते हैं। ये का से माँ तक, ठीक है, का से माँ तक जो 25 व्यंजन होते हैं, इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन से वर्गों में? 5 में। अब देखिए ये दिखा रखा, का से कर्व, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, रा की मात्रा भी आ रही है इसमें। देखिए त वर्ग, पर वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये हमारे 5 वर्गों में बांटा है। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 5 वर्ग हैं। तो इनमें हमारे इन संख्याओं को बांटा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए अब आगे पढ़ते हैं। ये हम खुल के बताएंगे डा और ला के बारे में। ठीक है, इसमें दा और ला भी दे रखा था ना। मैं तो 5 का से माँ तक 25 संख्या थी बस। अब आगे पढ़ते हैं। डा और ला, ड और ढा दोनों अन्य व्यंजन होते हैं। दा और ढा दोनों कौन से व्यंजन होते हैं? अन्य व्यंजन होते हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जिनका प्रयोग क्या करा जाता है? हिंदी में किया जाता है। जैसे पढ़ना, जोड़ना, गिड़ना, देखिए गिड़गिड़ाना। तो ये हमारा कैसे हो गया? इनका हिंदी में प्रयोग आता है। ठीक है, जैसे कि हमें उदाहरण भी दे रखे हैं, पढ़ना, जोड़ना आदि में इनका प्रयोग, ऐसे इसमें इनका प्रयोग करा जाता है, डा और ढा का। ठीक है, ये अन्य व्यंजन होते हैं, इनका भी प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही ये हमारा अतःस्थ व्यंजन। ठीक है, इनका उच्चारण लगभग स्वर और व्यंजन के माध्य मतलब बीच में होता है।
इनकी संख्या 4 है। ठीक है, देखिए समझ में आ गया आपको ये। देखिए यह स्थिर व्यंजन, ठीक है, ये हमारे व्यंजन है। इनका उच्चारण हम लगभग स्वर जो हमारे स्वर और जो व्यंजन है इन दोनों के बीच में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इनकी संख्या हमेशा 4 है। क्या है इनकी संख्या? 4। य, र, ल, व। सही बात है, इनका व्यंजन, इन स्वर और व्यंजन के बीच में इनका प्रयोग होता है। जैसे ठीक है, इन 4 वर्डों का स्वर और व्यंजन के बीच में, जो बीच में, माध्य का मतलब होता है बीच में, तो इनकी संख्या सिर्फ 4 है। और इनको उच्चारण लगभग स्वर और इनका उच्चारण कब होता है? ये देखिए, इनका उच्चारण होता है स्वर और व्यंजन के बिल्कुल बीच में इनका उच्चारण होता है और उनकी संख्या सिर्फ 4 है। समझ में आ गया? अब हम आगे पढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, हमने स्पर्श व्यंजन भी पढ़ लिया और जैसे कि स्तव व्यंजन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के इनके उच्चारण में वायु से मुंह से रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा गर्मी सी पैदा होती है। इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, ये कह रही हैं, ये इनका कहने का मतलब है कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं इनके उच्चारण में जो हमारी वायु होती है मुंह की, देखिए वायु मतलब आपको पता ही है, मुंह भी मतलब पता है, मुंह मतलब हमारा फेस, चेहरा। ठीक है, वायु के मुंह से रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा गर्मी पैदा होती है। ठीक है, अगर हम किसी से बात करते हैं, एकदम ही कोई हमारा ऐसा उच्चारण का वर्ड होता है जो हम एकदम बोलते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है? गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो इनकी भी संख्या क्या है? 4 है। स, श, स, हा। आपको पता चल गया, ये वर्ड इनकी भी संख्या 4 है और स्तव व्यंजन की भी संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है, पर दोनों में बहुत अंतर है। इसमें इनका स्तव व्यंजन में बीच में प्रयोग होता है, स्वर और व्यंजन के बीच में, इनका माध्यम में इनका प्रयोग होता है। और इनका उच्चारण में वायु और मुंह से जो निकलती है, रगड़ खाने की एक प्रकार की जो ऊष्मा निकलती है हमारी, ठीक है, गर्मी सी पैदा होती है। इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 विभिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब दो भिन्न व्यंजन है हमारे, 2 भिन्न मतलब, ठीक है, व्यंजन के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जो 2 विभिन्न होते हैं हमारे, जो व्यंजन होते हैं उसके परस्पर क्या होते हैं? एक तो संयोग और एक संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्पर संयोग, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, पूरा नाम है हमारा परस्पर संयोग। परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। समझ में आ गया? इसे हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं और परस्पर संयोग भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये रहे 4। ठीक है, देखिए, श, क, श, ज, ज्ञ, झ, य, त, ठ, र, श, र, र। समझ में आ गया? देखिए, अब नीचे देखिए, नीचे कुछ संयुक्त वर्ण दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। नीचे देखिए कुछ दिया गया है, ये मैंने आपको जो उस टाइम भी समझाया था। कक्षा, श और शा को मिला दीजिए तो देखिए कक्षा हो जाएगा, यह क्षमा। ठीक है, झ और झा को मिलाएंगे तो क्या होगा? ज्ञान। त और ट्रा को मिलाएंगे तो क्या होगा? बताइए। मित्र। ठीक है, मित्र भी बन जाएगा। देखिए ये श, देखिए रा, शा, तो यहाँ पे इससे क्या हमारे क्या होंगे? श्रीमान भी हो जाएगा। ये मैंने सेकंड क्लास, ये मैंने फर्स्ट क्लास की जो बुक है ना व्याकरण की, उसका 2nd चैप्टर आप ज़रूर पढ़ना, उसमें इसके बारे में बिल्कुल खुल के समझाया गया है। ठीक है, ये रहिए 4 वर्ड जो 4 लफ्ज़ दिए गए हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया गया है। आप पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नीचे कुछ संयुक्त वर्ण दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। नीचे कुछ संयुक्त वर्ण दिए गए हैं, उसे हम पढ़ते हैं। देखिए क, ख, कख। देखिए कख हो गया तो क्या लगाया हमने यहाँ? मक्खी, मक्खन। देखिए दो में हमारे डिवाइड हो गए लफ्ज़, हो गए ना। हमने एक वर्ड के 2 वर्ड बना दिए, तो ये क्या होगा? हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो क्या हो गए हमारे? ये संयुक्त वर्ण है हमारे। समझ में आ गया? मक्खी और मक्खन। देखिए त, ठ, थ, थथ। तो देखिए हमने इसके भी हमने बनाए पत्थर, जत्था,
समझ में आ गया, ड और ढा, डड, बुढ़ा, गड्ढा, और भी ऐसे वर्ड है जो हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। द और या, दे का मतलब देखिए विद्या, ठीक है, विद्यार्थी, समझ में आ गया। द घ दद, प्रसिद्ध, बुद्ध, हमने बना दी संयुक्त वर्ण। देखिए कितना आसान था, समझ में आ गया। हमारे संयुक्त वर्ण पढ़ लिए हमने नीचे। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्तनी, वर्तनी, ठीक है। वर्तनी वर्णों अथवा अक्षरों के मेल से वर्तनी बनती है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो हमारे वर्तनी जो होती हैं, जो हमारे वर्ण हैं, जो वर्ण और अथवा जो अक्षर जो होते हैं, वर्ण और अक्षर जो होते हैं, वर्ण अथवा अक्षर से मेल से वर्तनी बनती है। जैसे कि श, र, ई, मा, अ, त, ई। तो देखिए ये पूरा क्या गया, श्रीमती, श और रा को मिलाइए, श्री, ई की मात्रा आ गई, माँ, फिर ता की ई की मात्रा हो गई, तो क्या हो गया हमारा, श्रीमती। तो इसका क्या मतलब है, हमारे जो वर्ण हैं, उनके जो अक्षर हैं, उनको जो मेल होता है, इसको तो देखो खुल्लम के दे रखा है, इसे फिर इसको सही से पढ़ा समझा तो क्या बना यहाँ, श्रीमती। तो ये हमारे अक्षरों के जो मेल हैं, उसमें जो वर्तनी होती है वो हमें वर्तनी बनती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद देखिए, अभी नहीं, सॉरी क्लास, अभी एक और रह गया है। देखिए क, ई, स, आन, तो देखिए क, ई, स, आन, तो क्या हो गया, किसान। देखिए का ये रहा, ई की मात्रा ये आ गई, सा ये रहा, आ की मात्रा ये रही, और ना, तो क्या आ गया, किसान। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी क्या है, वर्तनी है ना, अक्षरों के मेल से ही तो वर्तनी बनती है। तो कैसे मतलब, जब हमने मेल करा किसान, तो क्या बन गया हमारा, किसान। हमने मेल करे ना, तो इसे क्या हो गया, वर्तनी। आगे समझ में हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। जब किसी वर्ण को अलग करके लिखा जाता है, जब किसी के जो वर्ण होते हैं, जब किसी वर्ण को अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे नीचे उदाहरण में दिया गया है, जब किसी वर्ण को अलग करके लिखा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे कि नीचे उदाहरण दिया गया है, धर्म। देखिए ये मिला हुआ है ना, मिला हुआ है ना, और अब हमें वर्ण को अलग करना है। देखिए धा हमने अलग कर दिया, राबी, आबी, माबी, आबी। देखिए धा और धर्म हो गया ये, ठीक है, और धर्म, तो ये हमने अलग कर दिया, तो ये क्या है, वर्ण विच्छेद। हमने इन्हें खुल के लिख दिया। सच्चाई, सा, आ, च, देखिए इस पे हमने मात्रा भी दी है, तो क्या हो गया, सच्चाई। यहाँ तो मिलके दे रखा है, यहाँ हमने अलग कर दिए, तो ये क्या है, हमारे वर्ण विच्छेद। समझ में आ गया। जो हम वर्ण को अलग करके लिखते हैं, लिखा जाता है, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्तनी भी समझ में आ गया। वर्तनी वर्ण और अथवा अक्षरों के मेल से वर्तनी बनती है, और वर्ण विच्छेद शब्दों को अलग करके, वर्ण को अलग करके, ठीक है, लिखा जाता है, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। समझ में आ गया ये चैप्टर क्लास।